नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है मत्स्य संपदा। 30 जून 2020 को फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण शुरू किया गया है और ये समाचार पत्र, इसका नाम मत्स्य संपदा रखा गया है, जिसका जो शुभारंभ है केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया था। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से समाचार पत्र मत्स्य संपदा को तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक 3 माह में इसे प्रकाशित किए जाने की योजना है। PMSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के परिचालन दिशा निर्देश भी समाचार पत्र के पहले संस्करण के अंदर प्रकाशित किए गए हैं। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस समाचार पत्र के माध्यम से मत्स्य विभाग देश के मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। समाचार पत्र क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र से संबंधित नवीन जानकारी और विकास को शिक्षित करने के लिए संचार के साधन के रूप में कार्य करेगा। अब हम PMSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी करते हैं। तो इसे मई 2020 के अंदर प्रारंभ किया गया था और इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार सतत विकास का लक्ष्य रखा जाएगा, जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अंदर आगे मदद करेगा। और इससे प्रतिवर्ष अतिरिक्त 6 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिससे कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 5 वर्षों के अंदर इससे 55 लाख रोजगार सृजित हो पाएंगे। अगला टॉपिक है, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क ने कोजीएक्स 2020 के अंदर 2 पुरस्कार जीते हैं। और ये जो पुरस्कार है वह ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोजीएक्स 2020 के अंदर आयोजित किए गए थे, जिसमें इसे सम्मानित किया गया है। और इसके लिए 2 कैटेगरीज़ के अंदर ये पुरस्कार दिए गए हैं और वो कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और सेकंड कैटेगरी है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। इन 2 कैटेगरीज़ के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क के बारे में, तो 5 दिनों के रिकॉर्ड समय के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित किया गया था। और माईगोव, व्हाट्सएप और जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की टीमों के बीच में एक सहयोग के बाद में इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम प्लेटफॉर्म एक चैट बॉक्स है जो भारत के नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के अंदर मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म में अब तक लगभग 41 मिलियन अर्थात 4.1 करोड़ से अधिक वार्तालाप संसाधित किए गए हैं और इसमें 76 मिलियन अर्थात 7.6 करोड़ से अधिक संदेश प्राप्त किए गए हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म को 28 मिलियन से अधिक लोगों ने यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं कोजेक्स के बारे में। तो इसे लंदन, यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये दुनिया के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, जिसके तहत पुरस्कार दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार का पहला इवेंट 2017 के अंदर आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है, IIT मद्रास ने प्रोग्रामिंग एंड साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री लॉन्च की है और यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से शुरू किया गया है। इसके अंदर पाठ्यक्रम में 3 अलग चरणों के अंदर ये उपलब्ध होगा, जिसके अंदर सबसे पहले चरण के अंदर फाउंडेशन प्रोग्राम के सफल समापन के बाद छात्रों को एक प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो चरण है उसमें एक डिप्लोमा प्रोग्राम है और थर्ड जो स्टेप है उसमें एक डिग्री प्रोग्राम शामिल किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए एक छात्र को एक क्वालिफायर एग्ज़ाम के अंदर उपस्थित होना होगा, जिसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और 3,000 रुपये की क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए जो फ़ीस है उसका भुगतान करना होगा। क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए छात्रों को 4 सप्ताह के ऑनलाइन लेक्चर की पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके अंदर 4 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से
पहला है गणित, दूसरा सांख्यिकी, तीसरा अंग्रेजी और चौथा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इन 4 विषयों पर लेक्चर दिए जाएंगे 4 हफ्ते तक, और इसके बाद में इस क्वालिफायर एग्ज़ाम के अंदर छात्र को उपस्थित होना होगा। और जो छात्र इसमें 50% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे वे स्वयं को फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एनरोल कर पाएंगे। अब हम डेटा साइंस के महत्व के बारे में जानते हैं। तो डेटा साइंस दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है, और इसका महत्व आगे आने वाले दशकों के अंदर और भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि डेटा साइंस बेहतर निर्णय लेने के अंदर मदद करता है, जो कि सांख्यिकीय संख्या और तथ्यों और रुझानों पर आधारित होते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2026 तक डेटा साइंस के क्षेत्र के अंदर 11.5 मिलियन नौकरियां उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के IOCL और बांग्लादेश के बेक्सिमको LPG लिमिटेड ने बांग्लादेश में LPG JVC के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 30 जून 2020 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की जो दुबई बेस्ड सब्सिडियरी है IOC मिडिल ईस्ट FZE, और इसके अलावा बांग्लादेश के बेक्सिमको LPG लिमिटेड की संयुक्त अरब अमीरात आधारित होल्डिंग कंपनी RR होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस हस्ताक्षर कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वह भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई थी। इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश में LPG व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो LPG बाज़ार की मिश्रित वार्षिक विकास दर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वह लगभग 12 से 13% लगभग होने की उम्मीद है। विशेष बात यह है कि जो बांग्लादेश है उसमें LPG बाज़ार ने पिछले 5 वर्षों के अंदर 5 गुना वृद्धि दर्ज की है, जो काफ़ी तेज़ी से इसमें वृद्धि हुई है। अब ये संयुक्त उद्यम किस प्रकार से कार्य करेगा इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो कंपनी बेक्सिमको LPG लिमिटेड की मौजूदा जो LPG परिसंपत्तियां हैं उनका अधिग्रहण करके इसकी शुरुआत करेगी। फिर बांग्लादेश के एक गहरे पानी के बंदरगाह में कंपनी एक बड़ा LPG टर्मिनल स्थापित करेगी। इस LPG जो टर्मिनल होगा, इस LPG टर्मिनल के अंदर बहुत बड़े गैस वाहक प्राप्त करने के अंदर यह सक्षम होगा, और इससे LPG के आयात की लागत में काफ़ी कमी आएगी, और आगे इससे बांग्लादेश के अंदर LPG को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके भविष्य की योजनाओं की बात करें तो ये जो JVC यानी जॉइंट वेंचर जो कंपनी है वो आगे के पेट्रोकेमिकल्स जैसे गैस और तेल व्यवसायों के विस्तार करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर पाइप LPG कनेक्शन की स्थापना, ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय रूप इन पर भी कार्य करेगी। अगला टॉपिक है G4 वायरस। चीन में वैज्ञानिकों के द्वारा एक नए वायरस G4 की खोज की गई है, जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। इस G4 वायरस का जो पूरा नाम है वह है G4EA-H1N1, और इससे मनुष्य के अंदर महामारी फैलने की क्षमता इसके अंदर बताई जा रही है। चीन के अंदर सूअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहां के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर सहित कई संस्थानों के अंदर वैज्ञानिकों के द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था। यह निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011 से 18 के दौरान रन किया गया था, जिसमें चीन के 10 प्रांतों के अंदर सूअरों के 30,000 से अधिक स्वैब नमूनों को एकत्रित किया गया था। इन सैंपल्स में से शोधकर्ताओं ने 179 प्रकार के स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था, और जिनमें से अधिकांश जो नए पहचाने गए जो वायरस थे वो G4 के वायरस थे। परीक्षण में पाया गया कि ये वायरस पशु से मानव में संक्रमण उत्पन्न कर सकता है, अर्थात ये जूनोटिक संक्रमण उत्पन्न करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि यह मैन टू मैन यानी व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर यह संक्रमण हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो नया G4 वायरस है वह H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है, जो कि वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार माना गया था। अगला टॉपिक है राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में वन गुज्जर समुदाय है उसके लोगों ने यह आरोप लगाया है कि राज्य के वन विभाग के कम से कम 6 अधिकारियों ने उनके अस्थायी झोपड़ियों, जिन्हें डेरा कहा जाता है, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की और उनका शारीरिक शोषण भी किया। अब हम जानते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। तो यह पार्क उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है, और वर्ष 1983 के अंदर उत्तरांचल के राजाजी वन्यजीव अभयारण्य को मोतीचूर वन्य अभयारण्य और चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त करके इस राष्ट्रीय उद्यान का
की स्थापना की गई थी। इस पार्क का जो नाम है वह सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और यह नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों और तलहटी में अवस्थित है और यह शिवालिक इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आपको बताया गया कि 3 अभयारण्यों को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई, जिसके अंदर चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य और राजाजी वन्यजीव अभयारण्य, इन तीनों को मिला करके और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और सहारनपुर जिलों के अंदर फैले इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अब हम जानते हैं वन गुज्जर समुदाय के बारे में। तो ये मूल रूप से खानाबदोशन या यायावर जनजाति है, जो कि घूमने फिरने वाली जनजाति है। यह एक मुस्लिम समुदाय है जो कि मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर निवास करती थी, किंतु अपने मवेशियों के भोजन के लिए समृद्ध जंगलों और घास के मैदानों की तलाश के अंदर ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर भी आ गए थे। वन गुज्जरों का जो जीवन है वह अपने जानवरों की देखभाल करने पर केंद्रित रहता है। ये हिमालय के तराई क्षेत्रों के अंदर अर्थात शिवालिक श्रेणी के वनों के अंदर सर्दियाँ बिताते हैं, जहाँ पर रसीले पत्ते भैंसों के लिए भरपूर चारा उपलब्ध करवाते हैं। प्रत्येक वन गुज्जर परिवार अपने स्वयं के अस्थायी बेस कैंप में रहता है, जिसे टहनियों और कीचड़ से बनाया जाता है, जिन्हें डेरा कहा जाता है। और इन्हीं जो ये डेरा है, इन्हीं को हाल ही में वन अधिकारियों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ये अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए डेरों के पास ही छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण भी करते हैं, जिनमें भरे पानी को ये भैंसों के लिए उपयोग में लेते हैं। अपने प्रवास के दौरान ये जो वन गुज्जर परिवार हैं, उन्हें प्रत्येक सदस्य जानवरों के साथ एक उचित भूमिका उनकी तय की जाती है और ये जो उनकी भूमिका है उनकी उम्र के आधार पर परिभाषित की जाती है, जिसके अंतर्गत जो वयस्क होते हैं वे बड़े भैंसों और घोड़ों के साथ में चलते हैं, जबकि जो बच्चे होते हैं वो बछड़ों के साथ में धीमी गति से चलते हैं। इनकी अपनी एक बोली होती है जिसे गुज्जरी कहा जाता है, जो डोगरी और पंजाबी भाषा इन दोनों के युग्म से मिलकर बनी है, अर्थात दोनों का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है असम कीलबैक। 1 सदी से भी अधिक समय के बाद में भारतीय वन्यजीव संस्थान अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक टीम ने वर्ष 2018 के अंदर असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पोबा आरक्षित वन क्षेत्र पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के पास में सांप की एक प्रजाति असम कीलबैक को पुनः खोजा था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह एम्फीएस्मा पीली है। इससे पहले इस सांप की खोज 129 वर्ष पहले ऊपरी असम की जो चाय की रोपाई करने वाले ब्रिटिश नागरिक सैमुअल एडवर्ड पील के द्वारा की गई थी। सैमुअल एडवर्ड पील ने असम के सदाबहार वनों से भूरे रंग के 2 छोटे गैर विषैले सांप एकत्रित किए थे और उन्हें संग्रहालय के अंदर जमा किया था। यह स्थान अब असम का शिवसागर जिला कहलाता है। वर्ष 1891 के अंदर ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी विलियम ल्यूटले स्केल्टर ने इस सांप की अपनी एक विवरण में एक नई प्रजाति के रूप में दर्ज किया और इसका नाम वहां के तब के कलेक्टर एडवर्ड पील और उस जगह के नाम पर रखा गया जहां इसे खोजा गया था। अब हम बात करते हैं पोबा आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में। तो यह वन क्षेत्र आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के अंदर फैला हुआ एक जंगल है। वर्ष 2018 के अंदर कीलबैक सांप को अरुणाचल प्रदेश वाले पोबा आरक्षित वन में खोजा गया था। 26 जून 2020 को असम कीलबैक की पुनः खोज से संबंधित विवरण को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका वर्टिब्रेट जूलॉजी के अंदर प्रकाशित किया गया था। यह प्रजाति लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका रंग भूरा होता है और इसके पेट पर एक विशेष प्रकार का पैटर्न बने होते हैं। जब अंग्रेज़ों ने इस सांप की खोज की थी तब उन्होंने इस बड़े आकार वाली कीलबैक प्रजातियों के जो रूप में इसे वर्गीकृत किया था, लेकिन डीएनए अध्ययन में पाया गया कि यह भारत के विशेष रूप से सामान्यकृत कीलबैक सांप से संबंधित नहीं है, बल्कि 4 प्रजातियों के एक छोटे समूह एक वर्ग हेरपेटोरियस से संबंधित है, जो पूर्वी पश्चिमी हिमालय, दक्षिणी चीन और पूर्वोत्तर भारत के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है गलोबा एंडरसोनी। लगभग 136 वर्षों के अंतराल के बाद में पुणे और केरल के शोधकर्ताओं की टीम ने तीस्ता नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास सिक्किम हिमालय में ग्लोबा एंडरसोनी नामक एक दुर्लभ गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे की प्रजाति को पुनः खोज लिया है। इस पौधे को आमतौर पर डांसिंग लेडीज़ या स्वान फ्लावर्स
के रूप में भी जाना जाता है। इस पौधे को इससे पहले वर्ष 1875 के अंदर देखा गया था और इसके बाद इसे विलुप्त मान लिया गया था। इस प्रजाति के संग्रह की शुरुआती रिकॉर्ड वर्ष 1862 से 70 की अवधि के बीच के थे, जब इसे स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थॉमस एंडरसन ने सिक्किम और दार्जिलिंग से एकत्रित किया था। इसके बाद वर्ष 1875 के अंदर ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर जॉर्ज किंग ने सिक्किम हिमालय में इसे एकत्र किया था। ग्लोबा एंडरसोनी निम्नलिखित विशेषताओं के साथ में मिलता है, जिसके अंदर सफ़ेद फूल होते हैं और गैर अनुबंध परागकोश होते हैं, अर्थात इसमें एक पुंकेसर का एक भाग होता है जिसमें पराग होते हैं और इसके पीले अधर होते हैं। इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और संकीर्ण रूप से स्थानिक यानी नैरो एंडेमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें सिक्किम, हिमालय और दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं। यह पौधा आमतौर पर सदाबहार वनों के उपांत में चट्टानी ढलानों पर लिथोफाइट यानी जो कि चट्टान या पत्थर पर उगने वाला पौधा होता है, उसके रूप में घने क्षेत्रों के अंदर उगता है। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स की आज की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 की किस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के मानव नैदानिक परीक्षणों को अनुमति प्रदान की है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोवैक्सीन। हाल ही में भारत बायोटेक के द्वारा स्वदेशी रूप से कोविड-19 की जो एक वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन है, उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के मानव नैदानिक परीक्षणों को अनुमति प्रदान की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड बायो थेराप्यूटिक्स निर्माता भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। मानव नैदानिक परीक्षण के लिए इस वैक्सीन को अनुमोदित यह जो वैक्सीन है वह अनुमोदित होने वाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक्स के बायोसेफ्टी लेवल 3 की उच्च नियंत्रण सुविधा के अंदर विकसित किया गया है। इस टॉपिक से संबंधित और अधिक डिटेल्स आपको हमारी कल की क्लास में मिल जाएंगी और भी अन्य जो टॉपिक्स हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, तो आप कल की क्लास को ज़रूर देखें। अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन आर्थिक मामलों के कार्यालय के द्वारा जारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ इंडेक्स के अनुसार 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की मई 2020 की विकास दर कितनी रही? आप अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से संबंधित कोई आपकी टॉपिक को लेकर कोई समस्या हो, आपके सुझाव या फीडबैक्स हों, उन्हें भी आप हमें कमेंट में जा कर के बता सकते हैं। थैंक यू।